रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टाफ और प्यारे बच्चों, मैं जब भी स्कूल्स में जाता हूँ और ख़ास तौर पे जब मैं सरकारी स्कूल्स में जाता हूँ तो मुझे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है। इसका रीज़न ये है कि बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल। सरकारी विद्यालयों से ही मैं पढ़ा हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई, नॉर्मली जैसे आपका स्कूल है, और उसके बाद नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया और नवोदय विद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई, जो कि फिर आप जानते हैं वो भी एक सरकारी स्कूल है। उसके बाद सरकारी कॉलेज से ही हम पढ़े और स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। मैं क्यों इस बात को अलग से रेखांकित कर रहा हूं, उसका कारण है, उसके दो कारण हैं बच्चों। पहला कारण तो यह है कि हम जिस कीमत पर सरकारी स्कूल्स में एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, उस कीमत पर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन प्राप्त कर सकोगे। बहुत महंगी हो गई है शिक्षा, शिक्षा की दुकानें लगी हुई हैं, और यदि हम कुछ स्थान प्राप्त कर लेते हैं, जीवन में हमें कोई सफलता प्राप्त हो जाती है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि सोसाइटी का वो जो ऋण है, जो हमने इस रूप में प्राप्त किया कि हमने लगभग मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर ली, उसको हमें यदि कभी उतारने का मौका मिले, यद्यपि वह कभी उतर नहीं सकता, तो वो मौका जब भी आपको मिले उसे आपको, उस अवसर को आपको भुनाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अपने मन से यह हीन भावना खत्म कर दीजिए कि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। यह हीन भावना की बात नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल्स में हमें जो टीचर्स मिलते हैं पढ़ाने के लिए, वो बेस्ट टीचर्स हैं। वो एग्जाम्स क्लियर करके, टेस्ट फाइट करके फिर उन्होंने सिलेक्शन प्राप्त कर ली है। जो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स हैं जो अभी सरकारी स्कूल में टीचर लगने की कोशिश कर रहे हैं। वो एग्जाम देते रहते हैं कि उनको सरकारी स्कूल में कहीं मौका मिल सके। और ये बहुत से, मैंने अपने बैच में देखा है और बैचेस में भी हमने देखा कि ज्यादातर जो संख्या है सिविल सर्विसेज में आने वालों की या और बड़े एग्जाम्स में आने वालों की, वो सरकारी स्कूल के बच्चों की आज भी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्राइवेट स्कूल्स में पढ़कर के ही लोग बहुत अच्छी रैंक्स ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके उलट ऐसा है कि जो सरकारी स्कूल्स में पढ़कर के बच्चे आ रहे हैं, वो ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं जीवन में। आपका स्ट्रगल और कोई समझ ही नहीं सकता। आपका जो डेवलपमेंट है वो एक ऑलराउंड है, वो सर्वांगीण विकास है। मैंने तो यहां तक भी देखा है कि पढ़ने वाले बच्चों में जो संस्कार हैं, वो हमें प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों में नजर भी नहीं आते। तो आपने हीन भावना किसी प्रकार से नहीं रखनी। आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, वही सिलेबस आप पढ़ रहे हो, वही सिलेबस वो पढ़ रहे हैं, वही करिकुलम आप फॉलो कर रहे हो, वही करिकुलम दूसरे स्कूल में बच्चे फॉलो कर रहे हैं। ऑल यू नीड टू डू इज कि उस करिकुलम को बहुत थॉरोली आपको फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम्स किसी भी लेवल के होंगे वो उसी सिलेबस से, उसी करिकुलम से आने हैं। कोई ऐसा कहीं हवा में से निकाल करके कोई प्रश्न नहीं आ जाएगा, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जा रही हो आपको ना पढ़ाई जा रही है, पढ़ाया जा रहा है। बस आपको खुद पे भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये शिक्षा का जो सिस्टम है ये, और कैसे आज इस ऑर्गेनाइज्ड सेटअप में हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या आपने देखा कि पशुओं के भी स्कूल्स होते हों? ऐसा तो नहीं देखा हमने। मूल रूप में हम भी प्रकृति में पशु रूप में ही पैदा होते हैं, लेकिन एक संस्कृति की बहुत लंबी विरासत हमें मिली है। एक बहुत लंबे कई हजार वर्षों में हम इवॉल्व हुए हैं, और इवोल्यूशन के उस प्रोसेस में सिविलाइजेशन की जो सबसे बेहतरीन चीजें हैं उनमें से एक है एजुकेशन सिस्टम। यदि आप किसी व्यक्ति को ऐसे ही रॉ छोड़ दें, उसे प्रॉपर एजुकेट न करें, एजुकेशन कैन बी फॉर्मल, इट कैन बी इनफॉर्मल। पहली हमारे जो शिक्षक हैं वो तो माँ बाप ही होते हैं, उसके बाद फिर हम स्कूल्स में आते हैं, फिर हमारे अध्यापक गण हमें पढ़ाते हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, यदि हम किसी बच्चे को रॉ फॉर्म में छोड़ देते हैं बिल्कुल, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो मोगली बन जाएगा, जैसा आपने मोगली का सीरियल देखा हो।
बट वो एक सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति वो नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है और इसी को संस्कृति कहते हैं। हमें इसको समझना है। मैं फॉर एग्जांपल अभी मुझे आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल याद आ रहा है। जैसे दूध हम लोग देखते हैं, दूध होता है ना, दूध प्रकृति में होता है। दूध गाय भी देती है, बकरी भी देती है, अन्य भी कई पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है। तो दूध जो है वो प्रकृति है, दैट इज ए नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल प्रोसेस से दूध निकलता है। जैसे हम और आप जन्म लेते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो यदि उस दूध को आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो दूध फट जाएगा। तो उस दूध में क्या आ जाएगी? विकृति आ जाएगी, यानी प्रकृति में विकृति आ जाएगी। लेकिन यदि उस दूध को आप ट्रीट कर दो तो दूध से भी अच्छी चीज दही बन सकती है। उसको और मथ दोगे, चर्निंग कर दोगे तो मक्खन बन जाएगा। ये प्रोसेस क्या है? ये संस्कृति है। यानी प्रकृति को यदि आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसमें विकृति आ सकती है, और यदि आप उसको संस्कार से उसे ट्रीट कर दो तो वो संस्कृति हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, सेंस्क्रिटाइजेशन बोलते हैं सोशियोलॉजी में, संस्कृति जिसको हिंदी में हम संस्कृति कहते हैं, उस संस्कृति की चरम उपलब्धि है यह शिक्षा की व्यवस्था। हम इस व्यवस्था में बैठे हुए हैं, हम अपने अध्यापकों से जितना हो सके उतना ग्रहण करें। अब आपको चुनना है कि आपको फटा हुआ दूध बनना है या एक उपयोगी वस्तु बनना है। आपको क्या मक्खन बनना है? अगर यदि मक्खन आपको बनना है तो आपको चर्निंग करनी होगी, यानी आपको खुद को मथना होगा, बहुत प्रयास करना होगा, अपना मन मारना होगा, अपने को नियंत्रित करना होगा, अपने को अनुशासित करना होगा। अब ये आपके हाथ में है कि आपको ऐसे ही बेकार की वस्तु हो जाना है या आपको एक उपयोगी वस्तु हो जाना है। इस समाज में आप एक यूजलेस क्रीचर बनना चाहते हैं या आप एक बहुत ही उपयोगी, एक बहुत ही यूजफुल सिटीजन बनना चाहते हैं, जिसकी की डिमांड, जिसकी की हर जगह जरूरत पड़े। ये आपके हाथ में। अब आप ये देखिएगा, जैसे कि इन्होंने मुझे अभी कहा कि मैं अपने अनुभव से आपसे बात करूंगा, तो मैं अपने अनुभव से आपसे बताता हूं बच्चों। विद्यार्थी जीवन वैसे तो हमेशा ही हम विद्यार्थी हैं, आज भी हम विद्यार्थी हैं, परंतु यदि हम बड़े ऑर्थोडॉक्स टर्म्स में बात करें तो विद्यार्थी जीवन वो होता है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे होते हैं जब तक आप अपना कोई जीवन में लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में आपको ये देखना है कि क्या वास्तव में आप विद्यार्थी होने के लायक है कि नहीं। केवल स्कूल ड्रेस पहन लेना और सुबह उठा दिया आपको पेरेंट्स ने कि चलो भाई स्कूल जाना है, वो भी अनमने से, बाहर से मन नहीं कर रहा है स्कूल आने का, फिर भी आप स्कूल आ गए। स्कूल में आपको अध्यापक ने या अध्यापिका ने बोल दिया कि ये क्वेश्चंस हैं, ये यहां से यहां तक इसका आंसर है, वो लिख लो, फिर याद करके आ जाओ, रट्टा लगा लो। तो क्या आप केवल उस तरह के विद्यार्थी हैं या आप अपने मन से, अपनी इच्छा से स्कूल आते हो? क्या आप उस एजुकेशन की प्रोसेस को एंजॉय करते हो कि नहीं? यदि आप उसे एंजॉय कर रहे हो तो आप वास्तव में विद्यार्थी हो। अदरवाइज आप अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी, अपने अध्यापकों का, सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो, और इस स्टेट का, इस राष्ट्र का जो उसके संसाधन है, उसके रिसोर्सेज हैं, उनको भी वेस्ट कर रहे हो आप। तो ये आपको देखना है। अब आप ये देखिएगा इसकी कसौटी क्या हो सकती है। देखिए, कोई भी काम है, कोई भी कार्य आप करते हो, सरकारी सेवा में जाते हो, तो आपको पहले एक एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होता है। जब तक आप वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं कर सकते, आपको कोई नौकरी भी नहीं रखती। किसी भी जॉब में लगना है आपको एक उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यदि आप वो फुलफिल करते हो तो आप लग सकते हो, अन्यथा नहीं। आप परीक्षा देते हो तो परीक्षा में होता है कि यदि आप इतने % मार्क्स लोगे तो पास हो गए। परंतु मैं आपको एक और कसौटी देता हूं, आप ये समझ लीजिएगा कि आप विद्यार्थी होने के लायक हैं कि नहीं। तो उसकी 5 कसौटियां हो सकती हैं, जो कि मुझे अभी ध्यान में आ रहा है। मेरे प्रिंसिपल साहब थे, जैसे आपके प्रिंसिपल साहब हैं, मैं आज भी आई ओ एवरीथिंग टू हिम, उन्हीं की वजह से हमें सक्सेस मिली है। वो अक्सर बोला करते थे कि चाणक्य ने बोला है, चाणक्य नीति है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण है, वो अब आपने चेक करना है बच्चों कि क्या आपके अंदर वो लक्षण हैं या नहीं। यदि नहीं है तो दे कैन बी कल्टिवेटेड। आप कोशिश कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, आप उन क्वालिटीज को अपने भीतर यदि नहीं है तो आप उनको कल्टीवेट कर सकते हो। तो चाणक्य ने बोला है कि काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च।
अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। अर्थात ये संस्कृत का श्लोक है, ये सुभाषित है संस्कृत का। इसका अर्थ ये है कि काक चेष्टा, काक होता कौवा और कौवे के समान चेष्टा करने वाला, यानी आपके जो एफर्ट्स हैं वो एक क्रो की तरह होने चाहिए। आपने थर्स्टी क्रो की कहानी सुनी है? सबने सुनी है। अब आपने सुना ही है कि एक प्यासा कौवा जो थर्स्टी क्रो था, उसे प्यास लगी, वो गया तो उसने देखा वहां घड़ा था। वो पिचर जो था उसमें पानी का लेवल बहुत नीचे था। When he tried to insert his beak into that pitcher, जब उसने अपनी चोंच उसमें घुसाने की कोशिश की तो वो नहीं पहुंच पाया पानी तक, तो वाटर लेवल पर सो डाउन। तो फिर उसको लगा कि अब कैसे किया जाए, बट अचानक उसको एक युक्ति सूझी और उसने क्या किया, छोटे छोटे पेबल्स जो कंकड़ थे, पत्थर वहां पड़े हुए डालता रहा, उसको बीक से उठा के उसमें डालता रहा, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या हुआ, दैट वाटर लेवल इंक्रीज्ड एंड देन ही इंसर्टेड हिज बीक इनटू दैट वाटर और उसने वो पानी पी लिया। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आपको परसिवरेंस होना है, आपको विद्यार्थी के तौर पर लगातार प्रयास करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आपको दे दिया है, तो उसको आप सॉल्व करने लगे घर पे बैठ के, और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब आपका मन एक तो ये करेगा कि उठाएं और साथ में जो हेल्प बुक रखी है, गाइड, एमबीडी, जो भी आप कहते हैं, उसको खोल के देखें और फटाफट आंसर कर दें, क्योंकि अभी खेलने जाना है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप उसे बार बार ट्राई करें, खुद से ट्राई करें आप, और जितनी बार आप ट्राई करोगे तो उतनी बार आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो आपको प्रयास करना है, और इसके साथ एक सीख और मिलती है कि हमें हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। गधे की तरह हमको प्रयास नहीं करना, हमें कौवे की तरह प्रयास करना है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है, ये हमें सीखना है। और फिर बको ध्यानम, बक बोलते हैं बगुले को, क्रेन, तो उसकी तरह आपका फोकस होना चाहिए। आपने कभी देखना, जो बगुला होता है वो नदी किनारे बैठता है जब पानी में, तो उसकी लंबी लंबी टांगे होती हैं, और वो एक ही स्थान पर मछली पकड़ने के लिए, उसका भोजन मछली है, तो वो मछली पकड़ने के लिए, टू कैच फिश, वो एक ही स्थान पर घंटों बैठा रहता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता। इसीलिए बगुला भगत एक मुहावरा भी बना हुआ है, और एक टांग उठा लेगा बीच में कई बार, तो वैसे ही वो टिका रहेगा। उसके आसपास छोटी छोटी मछलियां घूमती आएंगी, पर वो उनको नहीं खाता है, बिकॉज वो वेट करता है कि जब एक बड़ी मछली आएगी तो उसको खाना है। यदि वो छोटी मछली को खा लेगा, फिर वहां मछलियां आना बंद हो जाती है। वो वेट करता है, बहुत पेशेंटली वो वेट करता है, बड़ा फोकस्ड रह के वो वेट करता है कि जब मछलियों को डर लगना बंद हो जाए उसके आसपास, मछलियां जब बड़ी मछलियां भी वहां आना शुरू करें, फिर वो एकदम से आक्रमण करता है और एक बड़ी मछली को उठा लेता है। ऐसे ही हमें आपको ये सीख मिलती है कि हमारा, देखिए फिजिक्स में दो चीजें होती हैं, एक लोकस और एक फोकस। तो लोकस में तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे बहुत कुछ दिख रहा है, आपको इंटरनेट भी नजर आ रहा है, आपको स्पोर्ट्स भी नजर आ रहे हैं, आपको फ्रेंड्स भी नजर आ रहे हैं, आपको टीवी भी नजर आ रहा है, आपको मूवी भी नजर आ रही है, बहुत सी चीजें आपको नजर आ रही है। बट आपका फोकस क्या है? आपका फोकस आपको निर्धारित करना है, आपका फोकस आपकी स्टडीज है। एट दिस स्टेज ऑफ टाइम तो आपका फोकस आपकी स्टडीज ही होनी चाहिए। अभी तो एग्जाम भी आने वाले हैं, तो हमें फोकस कैसे बनाए के रखना है अपना, भ्रमित नहीं होना है। ये कहां से समझ में आएगी हमें बात? ये समझ में आएगी हमें बगुले से। फोकस बना के रखना, और फोकस इसलिए भी बनाना है बच्चों कि आज का जो समय है, इसमें खासतौर पे जो मोबाइल फोन्स हैं और इंटरनेट पे इतना ज्यादा जंक अवेलेबल है, इतना जंक कंटेंट अवेलेबल है, और इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि वो आपको फिल्टर लगाना ही है एक स्टेज पर कि कितना आपको यूज करना है, कितना नहीं करना है। यानी क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। आपको बहुत सेलेक्टिव होना होगा। तो ये फोकस हमें सीखना है। और काक चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा, और कुत्ते के समान हमारी नींद होनी चाहिए। यानी घोड़े बेच के नहीं सोना है, खूब सारा खाना खाया रात को सो गए, फिर सुबह भी माता जी उठा रही हैं कि बेटा उठ जाओ, कुछ पढ़ाई कर लो, स्कूल जाना है। ऐसा नहीं होना है। ये तो इसका मोटा मोटा अर्थ है इस बात का, लेकिन ये भी जरूरी है आप रात का खाना बहुत कम कर दें अपना। When I used to study, हम रात को खाना नहीं खाते थे। सूर्यास्त से पहले भोजन हम कर लेते थे,
जब मेरी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स थे तो हम वी यूज टू इंश्योर कि हम 6 o'clock से पहले खाना खा लेते थे, फिर उसके बाद हम पढ़ने बैठ जाते थे, फिर लगभग न्यूज सुनने के बाद 9 से 10 का ब्रेक लेते थे, फिर 10 बजे फिर बैठ जाते थे। फिर हमारा तरीका दूसरा था पढ़ने का, बिल्कुल जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, आपको मैं वैसा तो नहीं कहूंगा, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। फिर हम रात के 10 बजे से सुबह के 6-7 बजे तक लगातार पढ़ते थे। और मैंने तो कभी, मेरे साथ लड़के थे दिल्ली में जब हम पढ़ते थे, तो कई लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, कई लोग चाय पीते हैं, कई लोग कॉफी पीते हैं, बट मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी कॉफी नहीं पिया, कभी चाय नहीं पिया। वो सिर्फ इसलिए पीते थे कि वो जागने के लिए वो एक रास्ता बनाते थे, जागने में उनको मदद मिलती थी इन चीजों से, अदरवाइज नींद आ जाती। तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे नींद आई है या मुझे इन चीजों का सहारा लेना पड़ा हो जागने के लिए, बिकॉज अंदर से मन था कि पढ़ना है, किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है आपको जागने के लिए, आप अंदर से जगे हो, बस इतना सफिशिएंट है। मैंने कभी इस तरह का कोई किसी तरह का नशा कभी नहीं किया पढ़ाई के साथ। तो मैं आपको भी यही कह रहा हूँ, आजकल हर क्षेत्र में, पंजाब में, हिमाचल में, हर जगह कई तरह के नशे, पहले तो इन दुर्व्यसनों में लड़के ज्यादातर इन्वॉल्व होते थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब लड़कियां भी एडोलसेंट पीरियड के बाद इन सब चीजों की, लड़कियों की पहुंच भी हो गई है। तो बच्चों, नशे से आपको दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, ये आपके शरीर भी खराब करेगी। एंड ट्रस्ट मी, इससे पढ़ाई वढ़ाई में फोकस बनाने में, कंसंट्रेशन बनाने में कोई मदद नहीं मिलती। ये फालतू की मिसनोवर बनाए हुए, इन चीजों में आपको नहीं पढ़ना है। आपको ध्यान बनाना है आंतरिक शक्ति से, अपने मन से, अपने मनोबल से बनाना है। आप बहुत छोटे हो उम्र में, इसलिए आपको मैं ये कहूंगा कि यदि कभी नींद आए तो सो जाओ, जबरदस्ती किसी चीज का सहारा नहीं लेना है। फिर जब उठोगे फिर से पढ़िएगा। आपकी अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमने सीखा, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैर्चा अल्पाहारी गृह त्यागी। अब अल्पाहारी का, अच्छा हाँ, तो अल्पाहारी का अर्थ ये नहीं है केवल कि आपको कम खाना है, भोजन जो खाना है अपने मुंह से खाना है। हमें हर प्रकार का जो आहार है ना, उसको हमें फिल्टर लगाना है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। अब भोजन हम सभी इंद्रियों को देते हैं। आंखों का भोजन है जो हम देखते हैं, कानों का भोजन है जो हम सुनते हैं, ये उदर का, हमारे पेट का भोजन है जो मुंह से हम ग्रहण करते हैं। तो हमें सभी चीजों को धीरे 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 कम करना है, क्योंकि जो इनपुट आप डालते हो, जो भी चीजें आपके अंदर जाती हैं, जो विजुअल मेमोरीज हैं या सुनते हैं आप, उसी प्रकार के आपके विचार बनते हैं। तो आपने अपने विचारों को साधना है। उनको, यदि आप गलत चीजों की तरफ, यदि आप गलत चीजें देखोगे, रील्स, आजकल क्या है, फेसबुक में, व्हाट्सएप में वो रील्स देखते हैं, उसी में टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। उसको आप जैसे जैसे आगे स्क्रॉल करते जाओगे, जैसा जैसा कंटेंट आप देखोगे, वो वैसे ही आपको सजेस्ट करता चला जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी स्मार्ट, वो आपका माइंड रीड कर लेता है, और आप एक ऐसे वेब में, एक ऐसे जाल में फंस जाते हो, मकड़ जाल में, आप उससे निकले, उसकी एडिक्शन हो जाती है फिर आप। तो उस एडिक्शन में हमको नहीं जाना है, एडिक्ट नहीं बनना उस चीज का। अगर आपको मोबाइल फोन का यूज करना ही है, टैब का यूज करना ही है, तो विकिपीडिया का यूज कीजिए आप। जो अच्छी वेबसाइट्स हैं उनका यूज कीजिए आप, वो आपके हाथ में है। आप चाहो तो इंटरनेट का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। आपके आसपास कितनी चीजें बिखरी पड़ी हुई है। ये नेचर जो है, इस नेचर से बड़ा टीचर कोई भी नहीं है। ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास, अलर्ट रहना, जैसे हमने बोला ना, श्वान निद्रा, यानी कुत्ते के समान अलर्ट रहना है आपको। कुत्ते के पास जाते हो, आपको लगता है सोया हुआ है, आप जैसे ही जाते हो एकदम से जाग जाता है। तो आपको उतना अलर्ट रहना है, उतना अलर्ट आपको रहना है। आप अपने घर से स्कूल तक आते हो, क्या आपने ऑब्जर्व किया, बीच में कितनी तरह के पेड़ लगे हुए हैं? इन पेड़ों के नाम पता है क्या आपको? ये फूल इतने खिले हुए हैं, उन फूलों के नाम पता है क्या आपको? आपको पता होना चाहिए आपके आसपास क्या घटित हो रहा है। इतना भी केवल आत्म केंद्रित ना हो जाएं आप, या केवल इतने भी क्रैमर्स, आपको रट्टे मारने वाले बच्चे नहीं बनना है। आपको चीजों के प्रति जागरूक रहना है। आपकी जनरल नॉलेज वो केवल न्यूज सुनने से नहीं आती। ये जनरल नॉलेज, आसपास जो चीजें फैली हुई हैं, वो भी जनरल नॉलेज है। आपके मन में क्वेश्चंस पैदा होने चाहिए, इंक्विजिटिव होना है आपको। ये क्यों हुआ, ये कैसे होता है? अपने अध्यापक गणों से पूछिए, आप पूछेंगे तो ये आपको आंसर करेंगे। कई बार टीचर को भी नहीं कोई चीज पता होती, वो भी तैयारी करके आएंगे, वो आपको अगले दिन आंसर देंगे। बट आपके अंदर प्रश्नाकुलता तो होनी चाहिए, प्रश्न तो पूछिए। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने लिखा था कि भाई कि किवाड़ खोलो, देखो कि अनजान कुत्ते ने तुम्हारी दहलीज से दोस्ती कर ली है। चौक पर कोई नया बुत खड़ा है जो आने जाने वालों पर निगाह रखे,
सामने मील के पत्थर पर अनजान से नाम के नीचे शून्य लटक रहा है, भाई जागो, तुम्हारे शहर का नाम बदल गया है। आपको मालूम होना चाहिए क्या आसपास घटित हो रहा है। यदि आप अभी से इन चीजों की हैबिट बना दोगे, मैं तो ये सजेस्ट करता हूं 6 ऑनवर्ड्स यू ट्राई टू मेक अ हैबिट कि हर रोज आप न्यूज़पेपर पढ़िए, विदाउट फेल, बिला नागा, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है। हिंदी का पढ़िए, पंजाबी का पढ़िए, इंग्लिश का पढ़िए, जैसा चाहे पढ़िए। यदि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, न्यूज़पेपर अफोर्ड नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर आपके घर में नहीं आता, आपके स्कूल में आता होगा, अपनी लाइब्रेरी में पढ़ लीजिए। लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकते तो अपने घर पे जब जाते हैं तो एक बुलेटिन कोई डीडी न्यूज पर, वो आज तक या जो प्राइवेट चैनल है उन पे नहीं, एक न्यूज चैनल पे, किसी भी एक अच्छे न्यूज चैनल, डीडी न्यूज जैसे चैनल पर, राज्यसभा पे, लोकसभा टीवी पे, एक बुलेटिन सुनिएगा आधा घंटे का। इंग्लिश में सुनिए, हिंदी में सुनिए, पंजाबी में सुनिए, किसी भी तरह से एक बुलेटिन जरूर सुनिए। वो भी नहीं कर सकते तो रेडियो, यदि घर में है तो रेडियो में आकाशवाणी की खबरें सुन लीजिए। बट आसपास की चीजों के साथ अपडेट जरूर रहिए आप। ये जो मेमोरी बनती है, जो आपकी ऑडियो विजुअल जो मेमोरीज बनती हैं, आपको पता नहीं लगता। इस पूरी प्रोसेस में जो 6-7 साल की आप तैयारी करते हो, 6 से लेके +2 तक की जो आपकी तैयारी है, जो ये जो आपकी क्लासेस है, ये बहुत क्रूशियल है। आई टेल यू, जो एग्जाम है, बड़े बड़े एग्जाम है, जो हमने सिविल सर्विसेज एग्जाम दिए, उनमें हम जब तैयारी करने जाते हैं तो पहली बात यही होती है, जो भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप चेक कर लीजिएगा, वो ये बोलते हैं कि 6 से लेके +2 की एनसीईआरटी की बुक्स लेके आइए आप। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जिसको बाद में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, और जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, ये +2 तक की, 6 से लेके +2 तक की यही बुक्स हैं। इनको फेंकना नहीं, इनको रखना है अपने पास। इन्हीं बुक्स की आपको जरूरत पड़ेगी बाद में। आपको मैं बताता हूं, 2011 में मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, मैंने इंटरव्यू दिया था। तो 2011 में आईएएस के एग्जाम में 3 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज में आए हैं, ज्योग्राफी में, और 6th क्लास से आए। 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक से 3 क्वेश्चंस आए। अब आप देखिए, आईएएस एग्जाम में 6ठी क्लास के बच्चे से जो अपेक्षा की जाती है, वो सवाल पूछा जाता है। तो यही है ज्ञान, ये जो आपके पास आपकी किताबों में है, इसी को पढ़ना है आपको। अभी एकदम से तो चमत्कार होने से रहा, लेकिन जो बच्चे रोज ध्यान से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आई एम श्योर उनको उस स्टेज पे जाके फिर दिक्कत नहीं आएगी। वो वही बच्चे होंगे जो एकदम से एग्जाम क्लियर कर लेंगे। अदरवाइज जो अभी लापरवाही करेंगे ना, उनको बाद में जीवन भर कभी समझ में नहीं आएंगी चीजें। अभी जो चीजें समझ में आ सकती हैं, अभी आपका माइंड फर्टाइल है, आपके दिमाग में फालतू की बहुत सी चीजें नहीं है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी मेमोरी, आपकी समझने की क्षमता ऐसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। और अगर कुछ लोग करते भी हैं ओवरकम, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों में एनलाइटमेंट थोड़ी देर में आती है, बट उनको 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल लगते हैं फिर। और जिन्होंने इस वक्त ध्यान से पढ़ लिया, उनको फिर दिक्कत नहीं होती। तो आपको क्या करना है, अल्पाहारी बनने का अर्थ मैंने आपको समझाया। और अंतिम चीज है गृह त्यागी। गृह त्यागी क्यों कहा गया? पहले समय में क्या होता था, घर छोड़ करके बच्चे गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल में जाते थे और गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। कोई कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं होते थे बच्चों की, और अध्यापक, टीचर्स की कोई, पेरेंट्स की कोई बात नहीं हुआ करती थी रोज रोज। तो वो अध्यापक के ही साथ रहते थे, उसी के ट्यूटरेज में वो रहते थे। परंतु आज के समय में जो गृह त्यागी का अर्थ है, वो दैट इज क्वाइट डिफरेंट। आप ये समझ लीजिए, इसको समझें आप गृह त्यागी को, कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आपका कंफर्ट जोन क्या है? फॉर एग्जांपल, आपका कंफर्ट जोन ये है कि आपको तो 9 घंटे सोना है, और आपको तो क्रिकेट खेलना है, आपको मोबाइल भी चाहिए। ये आपका कंफर्ट जोन है जिसमें आपको मजा आता है। बट यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है लाइफ में। आपको धीरे धीरे ये टाइमिंग, ये घंटे काटने होंगे, पढ़ाई की तरफ देने होंगे। देखिए, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अचीव किया है। कंफर्ट जोन में रह के कभी कुछ आप अचीव नहीं करने वाले। तो बाहर निकलो बच्चों, इन सब चीज, ये वो समय है आपकी लाइफ का, जिसमें आपने मेहनत कर ली, तो आपको जीवन में फिर आराम है। यदि अभी बहुत ज्यादा लेथार्जिक, बहुत आलसी रहे, तो जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई गारंटी नहीं है कि आपको कुछ प्राप्त हो जाए। जैसा आप कर्म करते हो, वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा।
यदि आपकी इंटेंशंस बुरी हैं तो बुरा होगा आपके साथ, आपकी सोच अच्छी है, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। ये डिवाइन जस्टिस होता है, दिस इज डिवाइन जस्टिस। आपसे मैं केस शेयर करता हूं, एक पुलिस केस आपको मैं बताता हूं। व्हाट इज डिवाइन जस्टिस? डिवाइन जस्टिस किसको कहते हैं और कैसे डिवाइन जस्टिस होता है? एक बार एक डेड बॉडी आई पुलिस के पास और उसका जब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हुआ, जब उसकी ऑटोप्सी का एग्जामिनेशन करने लगे तो उसको गन शॉट इंजरी थी, उसको गोली लगी थी। वो एक व्यक्ति था, वो लगभग 32-33 साल का, उसको गोली लगी हुई थी और साथ में उसने सुसाइड नोट लिखा हुआ था। तो उसने क्या किया, उसने आत्महत्या की। 10वीं मंजिल से उसने छलांग लगा दी, 10th फ्लोर से उसने छलांग लगा दी मरने के लिए, और साथ में सुसाइड नोट लिख दिया कि मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूं, मैं टोटली डिप्रेस्ड हूं और इसकी वजह से मैं अपनी जान ले रहा हूं, आत्महत्या कर रहा हूं। अब उसने आत्महत्या का प्रयास किया, छलांग लगाई, लेकिन उसको गोली लगी हुई है और वो गोली जो है वो होमिसाइडल है, वो सुसाइडल नहीं है, वो किसी और ने मारी है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था ये कि ये सुसाइड का केस है या होमिसाइड का केस है। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो धीरे धीरे मालूम पड़ा कि उसने 10th फ्लोर से छलांग लगाई, लेकिन वो जैसे ऊपर से उसने छलांग लगाई तो जो 9th फ्लोर था, जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा था, जैसे वो यहां से नीचे गिर रहा है, तो जो 9th फ्लोर है वहां से किसी ने गोली चलाई और वो गोली उसको लग गई। वो गोली चली अंदर से, उसने खिड़की का शीशा तोड़ा, उसको लग गई। तो वो इससे पहले कि वो नीचे गिरता और फिर मरता, वो रास्ते में मर गया। लेकिन जो 8th फ्लोर था नीचे, उस 8th फ्लोर में व्हाइट वॉश का काम लगा हुआ था बाहर की तरफ, और जो व्हाइट वॉश करने वाले थे उन लोगों ने नेट लगाया हुआ था 8th फ्लोर पे। तो यानी कि यदि उसको गोली ना लगती, तो यद्यपि उसने प्रयास तो किया था, ऑल्दो ही ट्राइड फॉर कमिटिंग सुसाइड, लेकिन वो ही कुड हैव सेव्ड बिकॉज ऑफ दैट नेट। उस नेट से वो बच जाता, उसमें वो रुकता और उसकी जान बच जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सुसाइड का प्रयास तो उसने किया, लेकिन उसकी सुसाइड सक्सेसफुल नहीं होनी थी, क्योंकि वो तो नेट में बच जाना था और वहां से उसको सेव कर लिया जाता। तो वो मरा क्यों? वो मरा इसलिए कि वो गोली उसको लगी। अब वो गोली कैसे लगी, गोली किसने चलाई? जब उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि वो 9th फ्लोर जो था उस पे एक कपल रहता था, एज बुजुर्ग लोग थे, पति पत्नी रहते थे। तो पति पत्नी के बीच में बहस हुई और जो हस्बैंड थे उन्होंने वो गोली अपनी वाइफ को मारने के लिए चलाई थी, लेकिन वो किसी तरह से वो हट गई और वो गोली जो है बाहर निकली, विंडो को तोड़ते हुए विंडो पेन से बाहर निकली और वो वहां से लड़का जो नीचे उतर रहा था उसको लग गई। अब उनको लाया गया जब पूछताछ के लिए, तो उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ ने भी बोला, उन्होंने भी बोला कि हमारे बीच में तो ये बड़ा कॉमन है, कुछ कुछ टाइम के बाद ऐसे हमारे बीच में नोक झोंक होती है और मेरे हस्बैंड को आदत है, वैसे मुझे गोली दिखा के डराते हैं, लेकिन गोली इनकी बंदूक में होती, बंदूक दिखा के डराते हैं, बंदूक में गोली नहीं होती इनकी, वो मुझे भी पता है, इनको भी पता है, वो ऐसे इनकी हैबिट है। वो भी बड़ी कन्विक्शन के साथ ये बात कह रही थी और वो जो सज्जन थे वो भी कह रहे थे कि देखिए जी, मैं तो वैसे ही इसको डराता हूं, पर मैंने इसमें गोली नहीं डाली होती है कभी, ये मेरी आदत है। अब इसमें गोली कहां से है मुझे नहीं पता, मैं तो अमूमन ट्रिगर चला देता हूं, उस दिन गोली चल गई। तो फिर और तफ्तीश हुई तो मालूम पड़ा कि उनके पड़ोस का कोई आदमी था, उसने ये पुलिस को आके बताया कि अभी कोई 6 सप्ताह पहले उसने देखा कि ये जो कपल था ना, इनके बेटे को उसने देखा कि वो अपने फादर की गन में गोली डाल रहा था। यानी उस बेटे ने गन में गोली डाल दी चुपके से, फादर को नहीं पता था कि गन में गोली डली हुई है। अब उसने गोली डाली, उसका रीजन ये था उस बच्चे का, उस लड़के ने क्यों उसमें गोली डाली, क्योंकि वो उसके फाइनेंसिस की प्रॉब्लम चली थी, उसको कुछ फाइनेंसिस की जरूरत थी, एंड दैट लेडी शी वाज हर स्टेप मदर, तो वो उसको फाइनेंसिस नहीं देती थी, उसको खर्चने के लिए पैसा नहीं मिलता था। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, बहुत परेशान हुआ, उसने सोचा मैं खुद तो मार नहीं सकता, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे फादर की आदत है कि वो अक्सर ऐसे गोली तान के और गोली चला देते हैं, बंदूक तान के, तो मैं उसमें गोली डाल देता हूँ कि जब इस बार जब भी वो ऐसा करें तो वो
उसको गोली लगे और वो मर जाए। तो यानी उसने अपने फादर की बंदूक में गोली डाल दी। अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा कि वो गोली जो है उसके फादर ने चला दी। अब जो आईपीसी बोलती है वो ये बोलती है कि यदि आप ए व्यक्ति पर गोली चलाते हो और ए बच जाता है और बी को लग जाती है गोली, तो आपके ऊपर बी को मारने का मर्डर का केस चलेगा। अदरवाइज तो वो जो फादर थे उनके ऊपर चलना था, लेकिन अब मालूम पड़ा कि ये तो बेटे ने किया है। एनीवे, अब हुआ ये कि जब वो डेड बॉडी का पहचान किया गया तो मालूम पड़ा कि वो जो डेड बॉडी है वो तो डेड बॉडी तो उनके बेटे की थी। उसने क्या किया लड़के ने, उसने ये देखा कि भाई मुझे तो मेरी मदर बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती, तो उसने अपने फादर की बंदूक में गोली डाल दी कि शायद फादर इसको मार दे। लेकिन वो कई दिनों से उनमें झगड़ा ही नहीं हुआ। 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, 3 हफ्ता बीत गया, 4 हफ्ते बीत गए, 5 हफ्ते बीत। जब उसको बिल्कुल परेशान हो गया तो उसने देन ही थॉट कि मैं सुसाइड ही कर लूं। फिर अचानक झगड़ा हुआ और वो गोली चली। अब आप देखिएगा कि उसने अपना मर्डर खुद कर लिया। अब आप देखिए ये सुसाइड है या मर्डर है? इट वॉज एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, बट नियति का चक्र कैसे घूमा कि वो अल्टीमेटली गोली अपनी ही उसकी जो भरी हुई थी उसको लगी। तो मैं क्या आपको बता रहा हूं, ये कर्म है। आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। यदि आप अच्छा सोचोगे, मेहनत करोगे तो जीवन में अच्छा कुछ ना कुछ प्राप्त करोगे। और यदि आपकी नीयत बुरी रहेगी, यदि आपकी नीयत ये है कि मैंने पढ़ाई नहीं करनी, मेरी फ्रेंड है साथ वाली, ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो मैं पेपर में इससे नकल मार के पास होना है मुझे, तो ये बुरी नीयत है। इससे कुछ अच्छा प्राप्त आपको नहीं होगा। जैसे मैंने आपको उसकी स्टोरी अभी सुनाई। कितनी कॉन्स्पिरेसी कर लीजिए, कितनी आप इन सब चीजों में दिमाग लगा लीजिए, अंततः अल्टीमेटली ये चीजें सक्सेस आपको नहीं मिला। अल्टीमेट सक्सेस जो है वो आपको अपनी मेहनत से, सच्ची नीयत से ही मिलेगी। अभी मुझे ये कहा गया कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुलिस सर्विसेज में, आर्म फोर्सेज में, बहुत सी बच्चियां ऐसी आना चाहती हैं, आना चाहिए। यू शुड कम फॉरवर्ड। और आ रही हैं, अपना कमाल कर रही हैं। किरण बेदी जैसी ऑफिसर्स हैं, और भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत ऊंचे स्थान प्राप्त किए हैं। आर्मी में भी ऑफिसर्स आ रही हैं। उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। अपने आप को फिजिकली भी फिट रखिए, मेंटली भी फिट रखिए, हर तरह से अपने को फिट रखिए। यदि आपका स्वस्थ तन है तो स्वस्थ मन रहेगा। खान पान का ध्यान रखिए, एनीमिक नहीं होना है। ये वो टाइम है जिसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। मैं आपको एक ट्रू लाइफ, एक ट्रू स्टोरी अपनी लाइफ की बताता हूँ। दैट इज अनदर वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। दो कोई बहुत बड़ा कोई उसने ऑफिसर का कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया, बट आपको मैं एक बच्चे की कहानी बताता हूँ, बिल्कुल जो मेरी लाइफ में घटित हुई है। जब हम लोग पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में थे तो हम ऑफिसर्स मेस में रहते थे पालनपुर में, और वो ऑफिसर मेस जो था वो थोड़ा ऊंचाई पर था, और हमारा ग्राउंड जो था वो वहाँ से हमें दूर नीचे नजर आया करता। तो उस ग्राउंड में हम वी यूज्ड टू गो देयर। वहाँ पे हमारी परेड होती थी, एक्सरसाइज करते थे, दौड़ के हम लोग आते थे। तो जब हम वापस आते थे तो अपने मेस में आते थे, तो हमारे हर एक ऑफिसर को एक एक मेस बॉय वहाँ पर दिया होता। तो जो तो स्टाफ होता है, कुक होते हैं, बाकी लोग होते हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं। बट जो मेस बॉयज होते हैं वो लोकल विलेजेस से, लोकल आसपास के जगहों से, वो पार्ट टाइम रखा होता है, उनको पार्ट टाइम जॉब्स पे लड़के होते हैं। तो उनको कुछ पैसा उनको मेस की तरफ से मिलता है। वो 2-3 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो चले जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं। तो एक लड़का वहाँ था, वहीं बगल का, वो +2 उसने की थी, छोटी सी उम्र का लड़का था, गरीब घर का बच्चा था वो बहुत, और वो IRDP में आता था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। उसके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसी वजह से उसने मेस बॉय का काम करना शुरू किया। तो मेस बॉय की ड्यूटी होती है कि ऑफिसर जब आते हैं ग्राउंड से तो उनको टॉवल दे दिया, कोई सामान मंगा दिया तो सामान ले आए, छोटी मोटी वो हेल्प करता था हमारी। बिकॉज हमारा शेड्यूल बहुत टाइट होता था, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। पुलिस ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा टफ होता है शेड्यूल, तो
तो आपको छोटी छोटी हेल्प के लिए लोग रखे होते हैं आपके लिए, तो ही वॉज वन ऑफ देम। तो एक दिन हम लोग ग्राउंड से वापस आए, तो वो ऊपर मैं वहां पे खड़ा होकर के और ऐसे ग्राउंड में देख रहा था सबको परेड करते हुए, और उसकी आंखों में मैंने जो एक उम्मीद देखी, उसमें बड़ी एक जोश और उम्मीद नजर आ रही थी। तो आई आस्क्ड हिम, भाई सुरजीत आप क्या देख रहे हो? बोले सर बहुत अच्छा लग रहा है, आप यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, सब लोग परेड करके आ रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आई थॉट भाई तुम भी करना चाहते हो? कि हाँ सर, मेरा तो ड्रीम है कि मुझे पुलिस में भर्ती होना है। मैंने कहा इस ड्रीम के लिए क्या करते हो? बोला जी मैं एग्ज़ाम वगैरह देता हूँ, मैंने पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया बट मेरा पेपर पास नहीं हुआ। तो आई सेड कि मेरे पास आना और वो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर लेके मेरे से मिलना। अब मेरा शेड्यूल बड़ा टाइट होता था, हमारे पास रात को 10 बजे जब दीप विसर्जन होता था उसके बाद ही टाइम होता था थोड़ा सा, सुबह फिर जल्दी उठना होता था। तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास 10 बजे शाम को रात को तुम आ जाओ। वो बर्तन वर्तन करके मैस से फिर वो मेरे पास आया शाम को। तो मैंने उसको बोला कि आपने ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए? तो मुझे दुख हुआ ये देख करके कि वो बच्चा मैथमेटिक्स के बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी वो सॉल्व नहीं कर पाया था। मैथमेटिक्स इज हम लोगों के लिए इस एज में ज्यादातर बच्चों को मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है। अलजेब्रा हम समझते नहीं है, हम रटने की जब कोशिश करते हैं तो फिर धीरे धीरे आप 6th में नहीं आपने समझा तो फिर 7th में और मुश्किल आएगी, फिर 8th में और मुश्किल आएगी, और ऐसे ऐसे आप एक सपने की तरह धीरे धीरे करके बस 10वीं में सोचते हो किसी तरह से मुक्ति मिले और मैथमेटिक्स छोड़ू, मैं आगे बढ़ूं। तो ऐसे तो बढ़ जाते हो आप, पर लेकिन आप अगर कोशिश कर लो कभी बैठ के ध्यान से चीज़ों को समझने की, तो मैथ से आसान कुछ भी नहीं है। वो भी एक सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट था और जैसे तैसे करके उसने मैट्रिक पास कर रखी थी, +2 भी उसने फिर बिना मैथ्स के पास कर रखी थी। तो आई सेड भैया आपका बेसिक्स बहुत वीक है, मुझे आपको बेसिक समझाने पड़ेंगे पहले। तो मैंने उसको बुलाना शुरू कर दिया अगले दिन से। तो मैंने उसको बेसिक एल्जेब्रा, बीज गणित जिसको कहते हैं, बेसिक एल्जेब्रा मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। बट वो बिल्कुल ही कुछ समय से वो पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो चुका था, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, या शायद उसके दिमाग में दूसरी तरह की चीज़ें चलती थी। तो मेरी बहुत कोशिश करने के बाद मैं बहुत आसान बना के समझाने की कोशिश करता था, फिर भी वो समझा नहीं। जब तो मुझे गुस्सा आ गया एंड मैंने उसको थप्पड़ मारा। आई गेव हिम अ टाइट स्लैप। तो थप्पड़ मारने के बाद हालांकि मुझे बुरा भी लगा कि मुझे गुस्सा ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट वो समझ ही नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, बट मैंने उसको कहा कि दिमाग खोल के बैठो यहाँ पर। मैं इतना मुश्किल से टाइम निकाल करके, इतना थका हूँ मैं, बाकी सभी बैचमेट मेरे सो जाते थे, मैं फिर भी पढ़ाता था, सुबह मुझे उठना होता था, फिर ग्राउंड जाना होता था। डिस्पाइट दैट मैंने टाइम निकाला और वो फिर भी ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। बाद में मुझे नींद भी नहीं आई काफ़ी समय तक। मैं सोचता रहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इस बच्चे के साथ। तो एनी हाउ मुझे ऐसा लगा कि अब ये मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं आएगा। बट टू माई सरप्राइज एंड बड़ा अच्छा मुझे लगा, वो अगले दिन फिर से पहुंच गया, अपनी हाथ में पेन लिया उसने, हाथ में रजिस्टर लेके पहुंच गया। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं इसको अब डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, और इसको प्यार से समझाऊंगा। खैर उस दिन उसका काम भी अच्छा काम कर रहा है, उसका दिमाग भी चलने लग गया। तो इसलिए बोलते हैं ना कि एन अनबीटन ब्रैट रिमेन्स अनलर्न्ड, बिन पिटाई ना आए पढ़ाई। तो अब तो खैर ना टीचर पीटते हैं ना बच्चों को अच्छा लगता है पीटना, बट एक समय होता था जब थोड़ा बहुत पिटाई विटाई हो जाती थी तो बच्चों का दिमाग खुल जाता था उससे। मैं फिजिकल अब्यूज़ को समर्थन नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह से, बट एक मैं सही उसको स्वस्थ अर्थों में बोल रहा हूँ। उसके बाद उसने बच्चे ने रफ्तार पकड़ ली, पढ़ने लगा। मैं उसको पढ़ाता था, धीरे धीरे करके उसका अच्छा बेसिक हमने तैयार कर लिया। फिर उसको इंग्लिश हिंदी की ग्रामर हमने पढ़ाई, बाकी कुछ चीज़ें तो खुद ही पढ़ लेता है आदमी। और ऐसे करते 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 मेरी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और एग्ज़ाम निकला सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का। उसने ITBP वगैरह तक भी उसने भर्ती दी, एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। फिर हिमाचल पुलिस का एग्ज़ाम निकला और उसने वो रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया। IRDP में वो आता था, IRDP कैटेगरी से उसने, रिजर्व कैटेगरी से उसने एग्ज़ाम दिया। SC IRDP में वो था, तो उसने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। फिर उसका इंटरव्यू होने वाला था। जब उसका इंटरव्यू होने वाला था उस बच्चे का, तो उसके फादर की डेथ हो गई। तो ही केम टू मी, उसने कहा सर मेरे फादर की डेथ हो गई है और ऐसे ऐसे मैंने बाल अपने कटा लिए हैं, बिल्कुल गंजा से है मेरा, तो मैं क्या कैप पहन के जाऊँ इंटरव्यू देने में, कैसे जाऊँ? तो मैंने उसकी हालत देखी। उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे इंटरव्यू में पहन के जाने के लिए। मैंने उसको एक शर्ट दी, 7 नंबर के शूज़ उसको लेकर के दिए और उसको बोला कि कैप लगाने की जरूरत नहीं है, अब ये जो भी आपके साथ अनफॉर्चुनेटली घटना हुई, आप जैसे भी आप इंटरव्यू देने चले जाइएगा। ऑल्दो उसने चाहा कि मैं शायद उसकी अप्रोच भी लगा दूं, और मेरा ही एक बैचमेट, तब तक मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी, मेरा बैचमेट इंटरव्यू कमेटी में भी थे एक मेरे बैचमेट, मैंने उनको भी नहीं कहा, उसके लिए मैंने अप्रोच नहीं की लड़के के लिए। यदि मैं चाहता तो मैं कर सकता था,
बट मैंने उसके लिए कोई अप्रोच नहीं की, मैंने बिल्कुल फ़ोन नहीं किया, वो खुद गया इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू कमेटी में एक डीआईजी साहब थे, रेंज के हेड थे उसके, एसपी साहब थे, डीएसपी साहब थे। तो जब इंटरव्यू हुई तो उन्होंने पहले तो उसको पूछा कि यार भाई आपको ये क्या हो गया है? तो उसने कहा कि मेरे फादर की डेथ हो गई है। अच्छा, तो आप क्या करते हो, कैसे खर्चा चलता है? तो बोलता सर मैं तो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में आई एम अ मेस बॉय इन पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी। तो डीआईजी साहब ही गॉट सरप्राइज्ड, अच्छा हाउ कम यार, फिर तुम कैसे यहाँ पर इंटरव्यू तक कैसे पहुँच गए और कैसे तुमने तैयारी की? बिकॉज टाइम नहीं मिलता है, गरीब हालत थी। कहता सर मैं वहीं पे पढ़ लेता था थोड़ा बहुत, और एक डीएसपी साहब वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, उस वक्त अंडर ट्रेनिंग थे, वो मुझे पढ़ाते थे रात को। तो अच्छा क्या नाम था उनका? वो कह दो, उसने नाम बताया, तो ये सब मुझे जानते थे। एनीवे ऐसे ऐसे उसका इंटरव्यू चला, 1-2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, वो भी उसने अच्छे से आंसर दे दिए, उसको इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिल गए। अब जब रिजल्ट आया तो आप हैरान हो गए जान करके कि उसने पूरे जिला कांगड़ा में उसने 2nd पोजीशन ली, और उसकी सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुई। उसने रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं ली, उसने इतने मार्क्स ले लिए कि वो उसने जनरल कैटेगरी का स्थान प्राप्त किया। फिर उसने पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग की। ये मैं आपको 2013 की मैं बात बता रहा हूँ, 2013 की बात। और अभी मुझे क्यों याद आया, क्योंकि मुझे उसका फ़ोन आया था पिछले महीने। उसने कहा कि सर फिर मैंने उसके बाद मैंने कांस्टेबल लगने के बाद कुछ ड्यूटीज़ की मैंने, एंड आफ्टर दैट फिर मैंने ड्रिल इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया, और मैं आज उसी ट्रेनिंग में एज एन इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा हूँ। तो वो इंस्ट्रक्टर है वहाँ पर, वो कांस्टेबल्स को, सब इंस्पेक्टर्स को, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता है वो बच्चा। तो ये बहुत छोटी सी मैंने आपको एक सक्सेस स्टोरी बताई जो कि मेरे अपने लाइफ से जुड़ी हुई है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मेहनत करें, आप खूब मेहनत करें, मुश्किलों से डरना नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में, जिनको बहुत पैम्पर करके रखा जाता है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त भी नहीं करते। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके जीवन में समस्याएं, दिक्कतें होती हैं। आप खुद उगे हुए पौधे हो, जो जमीन में उगता है ना खुद से बीज। आप कोई गमले में लगाए हुए पौधे नहीं हो। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चों, गमले में लगाए हुए पौधे हैं। उनको हर चीज़ के लिए पालन पोषण दिया जाता है, छोटी छोटी चीज़ के लिए। धूप लगती है ज़्यादा तो अंदर कर देते हैं, ज़्यादा बारिश होगी तो अंदर कर दिया, थोड़ी सी लगा दी बाहर रख दी। लेकिन एक जो खुद बीज उगता है ना, वो पूरी थपेड़े झेलता है, बारिश के भी, आंधी के भी, तूफान के भी, धूप के भी, फिर भी खड़ा रहता है, फिर वृक्ष बनता है। तो हम सब ऐसे ही हैं। हम सब लोअर मिडिल क्लास से, हम्बल बैकग्राउंड से जो उठते हैं ना, उनकी सक्सेस की बात ही कुछ और होती है। बच्चों मेहनत करनी है आपको, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो आप। यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। डरना नहीं है किसी चीज़ से, और किसी भी एम को छोटा नहीं समझना। पहले शुरुआत करनी, धीरे 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 के यू कैन रीच अप टू द हाइट्स। ठीक है, तो दीज आर फ्यू ऑफ द इंस्टांसेस। मैं आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज आप लोगों के एग्जाम्स भी हैं, अभी आपको एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है। इस एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिएगा। हर एग्ज़ाम बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छे मार्क्स लेते हो, आपको जीवन भर काम आएंगे। ऑल तो बोला जाता है मार्क्स वार्क्स के कोई मायने नहीं होते, ये तो रैट रेस है, ये है फलाना ढिमकाना, बट ट्रस्ट में अच्छे मार्क्स की अच्छी वैल्यू होती है। अंडरस्टैंड करना चीज़ों को, रटना नहीं है। जो आपने समझ ली वो आपको जीवन भर काम आएंगी, जो रट ली वो भी भूल जाओगे। हाँ, मेमोराइज करनी पड़ सकती है कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी बीमारी कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी वायरस से होती है, कौन सी किससे होती है। अब उसको कोई लॉजिक नहीं है, वो तो याद ही करना पड़ेगा, उसको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, बिकॉज मार्क्स लेने हैं, हमें अटेम्प्ट करना है। पर ज़्यादातर चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, स्टोरी के फॉर्म में समझना है। हिस्ट्री भी बोर नहीं है अगर आप एक स्टोरी की फॉर्म में उसको समझ लो। ठीक है, चीज़ों का मीनिंग समझना है, अंडरस्टैंड करना है उसको। तो मैं तो फिलहाल आपको इतनी ही बातें बता सकता हूँ, बाकी मेहनत आपको करनी। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई आपको लगता है कि मैं आपकी इसी बात का आंसर कर सकता हूँ, तो फील फ्री, यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। अदरवाइज फिर देन वी कैन कंक्लूड इट। मेरे ख्याल से मेरी ओर से इतना ही बहुत है। बहुत ज़्यादा बोलेंगे फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। ठीक है जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। आपने इतने ध्यान से सुना, इतना अनुशासन है इस स्कूल में। बच्चियां बहुत ध्यान से बैठी हुई सुन रही थी, एंड मुझे ऐसा लगा सभी अलर्ट हैं, सबने ध्यान से बातें सुनी। एंड आई होप इसमें से कुछ चीज़ों पे आप उस पर अमल करोगे, वो आपके काम आएंगे जीवन में। अभी सभी टीचर्स लोगों ने भी हमारी बात को सुना, आप सबका भी धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद, इन्होंने अपॉर्चुनिटी मुझे दी,
बच्चों से बातचीत करने की। मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो 10 बच्चे भी कहीं मिल जाए मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। यहाँ तो बहुत सारे आप लोग एक साथ बैठे हुए थे और ख़ासतौर पे गर्ल चाइल्ड, आप लोगों से उम्मीद है हमें बहुत ज़्यादा। आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक इन लाइफ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।